नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर के संपूर्ण जो वीक का जो सार रहता है उसको लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट मलाईदार क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आपको कई सारे फैक्ट भी देखने को मिलेंगे जो कि आपकी पीटी एग्जाम, साथ ही साथ मेंस में भी 3 मार्कर में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। मेंस के जैसे एग्जाम होते हैं तो उसमें काफ़ी पेपर्स होते हैं, तो डाटा डालना उनमें, है ना, और कई सारे फैक्ट डालने में आपको कई सारी मदद मिलेगी। तो आज हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे पहले प्रश्न के साथ, जिसमें प्रश्न है कि भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत निर्मित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, यानी कि किस देश से संबंधित है। भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत निर्मित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है किससे संबंधित है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या म्यांमार। आप इसका आंसर दीजिए, तब तक हम इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली इकाई, जो कि 320 मेगावाट की है, का संयुक्त रूप से क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो अब तो मतलब बांग्लादेश की जो पीएम है अभी यात्रा पर हैं भारत की, तो उनके साथ ये समझौते हुए हैं। तो बांग्लादेश का ये प्रोजेक्ट है, बांग्लादेश देश से संबंधित है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कितनी मेगावाट का है, 320 मेगावाट का, और इनकी ये पहली यूनिट थी, है ना। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन हो गए, कौन सी यूनिट का उद्घाटन किया, तो पहली का कितनी मेगावाट, 320 मेगावाट। और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ है इसको लेकर, और बांग्लादेश की पीएम कौन है, शेख हसीना जी। इस परियोजना का निर्माण जो है भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत किया जा रहा है। मतलब इसमें क्या है, जो भारत सरकार जो फंडिंग करती है तो उसमें कुछ रियायतें प्रदान करती है, ठीक है। गौरतलब है कि इस परियोजना से बांग्लादेश को 1320 मेगावाट बिजली मिलेगी। इस परियोजना से जितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी उससे बांग्लादेश को 1320 मेगावाट का फायदा होगा। दोनों देशों के बीच जल संसाधन, रेलवे, दोनों देशों के बीच जल संसाधन को लेकर, रेलवे को लेकर, साइंस टेक को लेकर, स्पेस को और टेक्नोलॉजी को लेकर क्या हुए, 7 समझौते हुए। जल संसाधन, रेलवे, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में 7 समझौते हुए हैं। किसके साथ, बांग्लादेश की पीएम और भारत के पीएम के साथ। जल संसाधन, रेलवे, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष तकनीकी को लेकर 7 समझौते हुए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हाल ही में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थी। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब तो आपको पता होना ही चाहिए। तो हाल ही में क्या हुआ है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। वो शासन करने वाली सबसे ज़्यादा उम्र की महिला थी। उन्होंने और कई समय तक, बहुत सारे समय तक उन्होंने क्या किया है, शासन किया है। 8 सितंबर को ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का क्या हो गया है, 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उसके बाद इन्होंने अपनी जो राजगद्दी है, जो सिंहासन, उसको धारण किया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर है। एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर है। इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मेफेयर में हुआ था। सॉरी। 1952 में अपने पिता किंग जॉर्ज सस्टम की मृत्यु के बाद ये क्या बनी थी, उनकी वारिस यानी कि उत्तराधिकारी बनी थी, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। तो इनका पूरा नाम आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, कब इन्होंने राजगद्दी धारण की थी ये आपसे पूछा जा सकता है, और इन्होंने किन के बाद अपना सिंहासन धारण किया था, तो वो थे किंग जॉर्ज सस्टम, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ ने 70 साल तक शासन किया, यानी लगभग 25 साल की उम्र में इन्होंने सिंहासन संभाल लिया था। महारानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित 14 राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख थी। आपको यहाँ बताना कि राष्ट्रमंडल देश जो हैं उनकी स्थापना कब हुई थी, उनमें कितने सदस्य देश हैं, क्या भारत भी उसका सदस्य देश है, और महारानी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 14 राष्ट्रमंडल देशों की ही प्रमुख हैं, सभी राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख नहीं है।
आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल देशों का जो संगठन है, इसमें ऐसे सदस्य देश शामिल होते हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहे हैं, यानी जिन्होंने कभी न कभी ब्रिटेन की गुलामी झेली है। तो ऐसे देशों का समूह जो है वो राष्ट्रमंडल कहलाता है। और आपको बताना कि इसमें कितने सदस्य देश हैं, ठीक है, वर्तमान में भारत इसका सदस्य है या नहीं। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही बेस्ट पहल किससे संबंधित है? WEST बेस्ट पहल किससे संबंधित है? महिला, किसान, SC/ST समूह या इनमें से कोई नहीं? तो बेस्ट महिलाओं से संबंधित पहल है। हाल ही में भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग सुविधाओं की मैप फर्स्ट स्टेम मीन्स साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथ, इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाएं, ये बेस्ट नाम से उन्होंने पहल की है, नामक पहल शुरू की गई है। इन सुविधाओं की मैप इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाएं नामक क्या की गई है, एक पहल शुरू की गई है। यह पहल भारत सरकार द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के प्रयास को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। यानी भारत सरकार चाहती है कि जो साइंस टेक का जो फील्ड है, महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, है ना, इसलिए उन्होंने बेस्ट पहल को क्या किया है, शुरू किया है। अब हम देख लेते हैं बेस्ट पहल के बारे में। विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम पृष्ठभूमि वाली महिलाओं के आगे बढ़ने में सहायक होनी। ऐसी महिलाएं जो साइंस से संबंधित हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स से संबंधित हैं, वो बेस्ट पहल का हिस्सा बनेंगी और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़कर हिस्सेदारी करेंगी। उन्हें विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार पारिस्थितिक तंत्र में योगदान करने हेतु क्या है, सशक्त बनाएगी। कौन? भारत सरकार की बेस्ट पहल। अब हम आई स्टेम के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट स्टेम है, तो इसको जनवरी 2020 में क्या किया था, लॉन्च किया गया था। स्टेम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, M फॉर मैथमेटिक्स, है ना। तो आप फर्स्ट स्टेम जो है अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है जिस पर सारी जानकारी इससे संबंधित आपको मिल जाएगी। फर्स्ट स्टेम पोर्टल सरकार के PSA प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा शुरू किया गया है। पूछ सकते हैं कि जो आई स्टेम या फर्स्ट स्टेम पोर्टल है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो भारत सरकार जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय PSA कार्यालय है, प्राइम साइंस साइंटिफिक एडवाइजरी ऑफिस जो है, उसके द्वारा इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ओके, तो कई सारे प्रश्न एक ही प्रश्न में समाहित आपको दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, रामचंद्र मांझी किस लोक नृत्य से संबंधित थे? हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इसलिए पूछा गया है कि ये किस लोक नृत्य से संबंधित थे? गरबा, तमाशा, लौंडा नाच या घूमर? देखते हैं हम रामचंद्र मांझी के बारे में। तो हाल ही में भोजपुरी के लोक नृत्य के प्रतिपादक रामचंद्र मांझी का लंबी बीमारी से क्या हो गया, निधन हो गया है। मांझी नाच एक कैटेगरी लौंडा नाच के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। जो रामचंद्र मांझी थे वो लौंडा नाच के प्रसिद्ध क्या थे, कलाकार थे। हाल ही में उनका हुआ है निधन। रामचंद्र मांझी का जन्म बिहार के सारण जिले में 1925 में हुआ था। लौंडा जो नृत्य है वो बिहार के पुराने बेहद प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं प्रश्न, जरूरी नहीं कि वो रामचंद्र मांझी से रिलेट करके पूछें कि जो लौंडा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह, है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये बिहार से संबंधित है। इस नृत्य में क्या होता है, जो गर्ल्स बॉयज होते हैं वो मेकअप और कपड़े पहनकर क्या करते हैं, डांस करते हैं, यानी कि नृत्य करते हैं। यह पुरस्कार 2017 में जो रामचंद्र मांझी जी हैं उनको 2017 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान और 2021 में पद्मश्री सम्मान से क्या किया गया था, सम्मानित भी किया गया है। तो रामचंद्र मांझी जी बिहार के सारण जिले से संबंधित हैं और उनको लौंडा नृत्य के लिए जाना जाता है। 2017 में उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, 2021 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला हम देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? प्रश्न को सावधानी से पढ़ना जरूर सीखें। गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। तो मंथन कार्यक्रम क्या है ना, जो रोड एक्सीडेंट रहते हैं, रोड कैसे रहते हैं, उनको लेकर हाल ही में जो हमारी मंत्रालय है उसने कई सारी मंथन यानी सोच विचार उस पर जारी किया है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है। यानी उनका दिमाग
मतलब वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम सड़कों को स्मार्ट टिकाऊ बनाएं और एक्सीडेंट कम से कम हो। इस मंथन एक पूरी सोच विचार एक माइंड मैप उनका चल रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल, विद्युत, परिवहन और संचार क्षेत्र को आर्थिक महाशक्ति बना सकते हैं। यानी 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो देश को क्या कर सकते हैं, हम आर्थिक महाशक्ति बन सकते हैं, वर्ल्ड में अपनी एक विशेष इमेज को दर्शा सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो वो जल है यानी वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट है और क्या है, कम्युनिकेशन है। इनकी थीम क्या थी मंथन कार्यक्रम की, अवधारणाओं से कार्य तक एक स्मार्ट टिकाऊ सड़क सुविधा गतिशीलता और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम की ओर, इन्होंने इसको ये थीम रखा था। तो थीम आपको पता होना चाहिए, अवधारणाओं से कार्य तक एक स्मार्ट टिकाऊ सड़क सुविधा गतिशीलता लॉजिस्टिक इकोसिस्टम की ओर। ठीक है। इस कार्यक्रम के दौरान नेक्स्ट जेन एम परिवहन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट जेन एम परिवहन मोबाइल ऐप भी क्या किया गया था, शुरू किया गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था। मंथन कार्यक्रम में 3 व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी। पहला, सड़क विकास, नई सामग्री और प्रौद्योगिकी एवं सड़क सुरक्षा, ईवी यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, और वाहन सुरक्षा, रोपवे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, पर्वतमाला, डिजिटल इंटरवेंशन। इन सारे फैक्ट पर, इन सारी बिंदुओं पर क्या की गई थी, चर्चा की गई थी और फोकस लिया गया था। तो हाल ही में मानव विकास सूचकांक जारी हुआ है, तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस संस्था द्वारा ये जारी किया जाता है, यूएनडीपी, IMF, WHO या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मानव विकास सूचकांक HDI 2021 रिपोर्ट जारी की। 191 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। इसकी जो थीम रही है वो है अनसर्टेन टाइम्स। थीम आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप याद कर लीजिए। अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग अवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या है थीम इसकी, अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग अवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। इस रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, वहाँ पर मानव का विकास एकदम नंबर 1 पर है। भारत ने 191 देशों में 132वां हासिल किया है। भारत की रैंक अच्छी नहीं है। 2020 में भारत 189 देशों में 131वें स्थान पर था। भारत को इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है, लॉयन, विकास, लियो या सावज। आपको बताना है, मेरे हिसाब से तो सावज है। ठीक है। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का क्या हुआ है, समारोह का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ है, अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। किसने किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके शुभंकर को क्या किया है, लॉन्च किया है। शुभंकर का नाम क्या है, सावज है, जिसका गुजराती में अर्थ शेर होता है। शुभंकर का अर्थ है सावज, जिसका गुजराती में अर्थ होता है शेर। गुजरात 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच करेगा। इन खेलों की थीम रखी गई है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, यानी खेलों के जरिए एकता को बढ़ावा देना या एकता का आयोजन करना, एकता को मनाना। इन खेलों का आयोजन 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर में किया जाएगा। ओके, अब अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश 2+2 डायलॉग के लिए भारत का साझेदार नहीं है या नहीं है, इन वर्ड पर आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो रूस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। 2+2 डायलॉग में क्या होता है, एक देश के किन्हीं 2 मंत्रालयों के प्रमुख मंत्री और दूसरे देश के किन्हीं 2 मंत्रालयों के प्रमुख मंत्रियों से वार्तालाप करते हैं। जैसे कि रक्षा मंत्री सामने वाले देश के रक्षा मंत्री से करेगा, विदेश मंत्री से करेगा, इसलिए 2+2 डायलॉग बोलते हैं। यानी 2 मंत्रालय एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। ठीक है। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ टोक्यो में दूसरे भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में क्या लिया है, हिस्सा लिया है। कहाँ पर, जापान में। यानी इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जापान के साथ हमारा 2+2 डायलॉग होता है। 2+2 डायलॉग क्या है, रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगी देशों की विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक प्रारूप है, एक ड्राफ्ट है। यह भागीदारों को एक दूसरे की रणनीतिक मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।
जिससे तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में जो वर्ल्ड सिनेरियो है उसमें मजबूत अधिक एकीकृत रणनीतिक संबंध बनाने के लिए दोनों पक्षों के राजनीतिक कारकों को क्या किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। भारत के 4 प्रमुख रणनीतिक साझेदारों के साथ 2+2 डायलॉग होता है 4 देशों के साथ। पहला तो जापान हो गया, दूसरा अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा रूस, है ना। रूस के अलावा अन्य 3 देश क्या है, क्वाड में भी शामिल है, यानी जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है वो क्या है, क्वाड में भी शामिल हैं। तो भारत का डायलॉग कितने देशों के साथ होता है, 4 देशों के साथ, 2+2, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस, है ना। और क्वाड में कौन कौन शामिल है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या पूछा था कि कौन सा देश 2+2 डायलॉग के लिए भारत का साझेदार नहीं है, तो आंसर होगा आपका दक्षिण कोरिया। क्या होगा आंसर, दक्षिण कोरिया, ठीक है। अगला देखते हैं हम, याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, क्योंकि जो आपका जो क्वाड है ये भी चर्चा में रहा था, क्योंकि जापानी पीएम शिंजो अबे की डेथ हुई है। तो क्वाड की जो परिकल्पना है, जो अवधारणा है, वो शिंजो अबे जी ने ही दी थी, है ना। तो ये उन्हीं की देन है। हाल ही में चर्चा में रहा मोगला बंदरगाह किस देश से संबंधित है, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो मोगला बंदरगाह के बारे में देखते हैं कि किस देश से संबंधित है। हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच चटगांव और मोगला बंदरगाहों के उपयोग के लिए समझौते के तहत एक पोत बंदरगाह पहुंचा है, यानी चटगांव और मोगला बंदरगाह के उपयोग का क्या होगा, समझौते हुआ है। इस पोत को 3 सितंबर को कोलकाता की श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से रवाना किया गया था। मोगला एवं चटगांव बांग्लादेश के प्रमुख बंदरगाह हैं और इनके उपयोग के लिए भारत का क्या हुआ है, बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ कि हम एक दूसरे का उपयोग करेंगे। गौरतलब है कि भारत और बांग्लादेश के बीच बंदरगाहों के उपयोग का जो समझौता है, जो मेमोरेंडम है, वो 2018 में हुआ था। कब हुआ था, 2018 में। 2019 में बांग्लादेश की जो पीएम थी, भारत यात्रा के दौरान इस समझौते के क्रियान्वयन पर उनके साथ क्या हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे। समझौता 18 में हुआ, 19 में क्या हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उलवी फ्रीडम शील्ड किन देशों के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो सैन्य अभ्यास अधिकतर चर्चा में रहते हैं, कोई न कोई एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। अमेरिका कनाडा, भारत अमेरिका, अमेरिका जापान, दक्षिण कोरिया अमेरिका। देखते हैं उलवी फ्रीडम शील्ड किन के बीच हो रहा है। तो बीते दिनों दक्षिण कोरिया अमेरिका के बीच अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। इस बार से ग्रीष्मकालीन अभ्यास का नाम है उलवी फ्रीडम शील्ड। उलवी फ्रीडम शील्ड। अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के साथ बातचीत करने, कोविड-19 वैश्विक महामारी संबंधी चिंताओं के कारण अपने नियमित अभ्यासों में से कुछ को रद्द कर दिया था जब कोविड-19 चल रहा था तब। तो अभी उन्होंने अपना कौन सा अभ्यास किया है, उलवी फ्रीडम शील्ड। यह अभ्यास उत्तर कोरिया की बढ़ती परमाणु धमकी के खिलाफ अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के कवायद के तौर पर है, क्योंकि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को इनकी धमकी देता रहता है, अमेरिका को भी। तो अमेरिका क्या रहता है, हर पूरे वर्ल्ड में अपने आप को काउंटर करने के लिए घेराबंदी की नीति अपनाता रहता है, यानी किसी देश से समझौते इंडो पैसिफिक में, ताकि उसकी धाक जमी रहे, चाइना अपना प्रभुत्व ना जमा पाए, है ना। तानाशाही वाले देश हैं तो उनका ज़्यादा पावर ना मिल जाए, इस तरीके से वो अपने सैन्य अभ्यास वगैरह अन्य कई समझौते करता रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस कंपनी ने भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन बनाई है, यानी ऐसी वैक्सीन जो नाक के थ्रू दी जाएगी, नाक में 2-3 बूंदें डाल दी जाएंगी उसकी, ताकि जो इंजेक्शन लगता है लोगों को उनकी तकलीफ होती है वो ना हो। तो ये इंट्रानेजल वैक्सीन किसने बनाई है, देखते हैं हम। सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया, बायोकॉन, रेड्डीज लैब या भारत बायोटेक। तो हाल ही में पहली इंट्रानेजल वैक्सीन बनाई गई है भारत बायोटेक के द्वारा। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है, मंजूरी दे दी है। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए संक्रमण के खिलाफ यह प्राथमिक टीकाकरण के रूप में यूज किया जाएगा। भारत बायोटेक ने इसको बनाया है, ठीक है, और इस वैक्सीन का नाम है इनकोवैक। इनकोवैक क्या है, भारत की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन बनाया किसने है, भारत बायोटेक ने, ठीक है। मंजूरी कौन देता है, कोई वैक्सीन या दवाई बनती है तो DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इनकोवैक एक चिंपैंजी एडेनो वायरस बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेंट नेजल वैक्सीन है, ये चिंपैंजी के वायरस से
इसको बनाया गया है, चिम्पेंजी एडेनोवायरस बैक्टीरिया रिकम्बिनेंट नेजल वैक्सीन। इसमें वैक्सीन की खुराक बूंदों के जरिए नाक से ली जा सकेगी। ओके, क्लियर हुआ आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम किससे संबंधित है? लद्दाख में महिलाओं को पोषण सुरक्षा प्रदान करने से, लद्दाख में स्टार्टअप को बढ़ावा देने से, लद्दाख के युवाओं को समग्र शैक्षणिक प्रशिक्षण मुहैया कराने से, या लद्दाख में लघु उद्योगों से जुड़े लोगों को सहायता देने से। तो हम देखते हैं कि लद्दाख इग्नाइटेड मार्च कार्यक्रम किससे संबंधित है। हाल ही में क्या हुआ है, सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने कारगिल में भी इग्नाइटेड मार्च कार्यक्रम शुरू किया है। पिछले वर्ष लेह में इग्नाइटेड मार्च कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, अब कारगिल में की गई। लद्दाख इग्नाइटेड मार्च कार्यक्रम का उद्देश्य लद्दाख के युवाओं को समग्र शैक्षणिक प्रशिक्षण मुहैया कराना है। जो एजुकेशनल ट्रेनिंग होती है उसको मुहैया कराना। कारगिल में इस कार्यक्रम से विशेष रूप से कारगिल की लड़कियों को विभिन्न परीक्षाओं के लिए पूर्ण और निःशुल्क आवासीय कोचिंग मुहैया कराई जाएगी, यानी शैक्षिक ट्रेनिंग एक तरीके के। कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें होंगी। शर्तें ये हैं कि अभ्यर्थी लद्दाख का मूल निवासी हो, है ना, 12वीं कक्षा में 70% अंक मिले हों, परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, वार्षिक पारिवारिक आय 3.5 लाख रुपए से कम हो। अगर ये सारी कंडीशंस को वो फुलफिल करता है तो उसको निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। कानपुर का गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन इस कार्यक्रम को क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, जबकि सेना क्या करेगी, सिर्फ प्रशासनिक सहयोग देगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, थ्वार्स ग्लेशियर किस महाद्वीप से संबंधित है? हाल ही में ग्लेशियर चर्चा में रहा है, तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि किस महाद्वीप से संबंधित है, आर्कटिक, अंटार्कटिक, यूरोप या एशिया। देखते हैं हम थ्वार्स ग्लेशियर के बारे में। हाल ही में कहा गया है कि आने वाले वर्षों में थ्वार्स ग्लेशियर की बर्फ पिघलने की दर और तेज हो सकती है, फास्ट तरीके से आइस क्या होगी ना, मेल्ट होगी। दरअसल थ्वार्स ग्लेशियर से पिछले 30 वर्षों में खत्म होने वाली बर्फ की मात्रा लगभग दोगुनी होगी। तेजी से बर्फ क्या है, पिघल रही है। इसे वैश्विक समुद्री जल स्तर के 3 से 10 फीट तक क्या है, बढ़ने की संभावना है। देखते हैं हम थ्वार्स ग्लेशियर के बारे में। यह पश्चिमी अंटार्कटिक आइस शीट का हिस्सा है। जो आपका अंटार्कटिक का महाद्वीप है, तो यह पश्चिम अंटार्कटिक आइस शीट का हिस्सा है। इसे डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछ लें थ्वार्स ग्लेशियर या डूम्सडे ग्लेशियर कहाँ पर है, तो पश्चिमी अंटार्कटिक में है और 120 किलोमीटर चौड़ा है और तेज गति से क्या है, गतिशील है। ओके, अगला प्रश्न हम देखते हैं, यूके में कौन सा, यूके जो होता है अपना यूनाइटेड किंगडम है ना, तो उसमें कौन सा भौगोलिक हिस्सा शामिल नहीं है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, दक्षिणी आयरलैंड और वेल्स। अधिकांश लोग तो इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से ज्योग्राफिकल जो पार्ट शामिल हैं, और यूके किसे कहते हैं। तो आज हम आपके कन्फ्यूजन को क्या करेंगे, दूर करेंगे। हाल ही में लेजिट्रिस को क्या किया गया है, यूके की नई पीएम बनाया गया है। हमारे भारतवंशी भी इनके साथ दौड़ में शामिल थे, उनका नाम आप बताइए कि कौन थे वो। ठीक है। यूके जो है मुख्य भूमि यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित कैसा है, द्वीपीय देश है। कई सारे द्वीप शामिल है, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड वगैरह। यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन का पूरा हिस्सा व उत्तरी आयरलैंड का भाग शामिल होता है। मतलब ऐसा पूरा यूके रहता है और यहाँ रहता है आयरलैंड, ऐसा ये आयरलैंड। ठीक है, ये स्कॉटलैंड रहता है, इंग्लैंड रहता है, वेल्स रहता है ना, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, और ये था आयरलैंड। तो आयरलैंड का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो आपका क्या है, इसमें शामिल कर लेते तो बन जाता है यूके। अगर इन तीनों को मिलाएं तो सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन रहेगा, उसमें उत्तरी आयरलैंड को भी शामिल कर लेंगे तो हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। तो स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड तीनों को मिलाकर बोलते ग्रेट ब्रिटेन, और उसमें प्लस उत्तरी आयरलैंड भी कर दो तो हो जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, यूनाइटेड किंगडम में कौन रहेगा, ग्रेट ब्रिटेन रहेगा और आयरलैंड का उत्तरी भाग रहेगा। राजधानी लंदन है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। इसमें प्लस हम कर देंगे उत्तरी आयरलैंड तो हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ यहाँ क्या पूछा गया था हमारा कि कौन शामिल नहीं है, तो देखिए यहाँ पर
इंग्लैंड हमारा शामिल है, स्कॉटलैंड, वेल्स है, दक्षिणी आयरलैंड नहीं है, उत्तरी आयरलैंड होता है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर ही आपकी, हमेशा के लिए ये याद कर लीजिएगा। पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? 2014, 15, 16 या 17 में। देखते हैं हम। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्व सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या किया है? संबोधित किया है। पूर्वी आर्थिक मंच की यह 7वीं बैठक है। 60 से अधिक देशों ने क्या लिया? भाग लिया है। थीम रखी गई है द पाथ टू ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी कि बहुध्रुवी विश्व का मार्ग। ठीक है, पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना 2015 में की गई थी। क्षेत्रीय एकीकरण, औद्योगिक तकनीकी क्षेत्रों के विकास के साथ साथ अन्य रूस और अन्य देशों के समक्ष मौजूद जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनसे निपटना। इसकी बैठक का आयोजन प्रत्येक वर्ष रूस के शहर व्लादिवोस्टोक में ही होता है। प्रत्येक वर्ष व्लादिवोस्टोक रूस में ही होता है। यह रूस और एशिया प्रशांत देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। ओके, अगला प्रश्न हम देखेंगे। हाल ही में राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा जाने का निर्णय लिया गया? अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो आपको आंसर पता होगा, बताइए। राष्ट्रपथ, वीरपथ, स्वरपथ या कर्तव्य पथ? तो हाल ही में क्या किया गया? हमने औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागते हुए राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया है। इसके लिए एनडीएमसी की बैठक में संबंध प्रस्ताव पर सहमति मिल गई। 1920 के आसपास राजपथ का नाम किंग जॉर्ज पंचम के नाम पर किंग्सवे कर दिया गया था। किंग जॉर्ज पंचम के नाम पर। पहला नाम क्या था? तो पूछ लेंगे आपसे, राजपथ का पहले नाम क्या था? किंग्सवे नाम था 1920 के आसपास। फिर जब हमें आज़ादी मिल गई तो हमने 1947 के बाद उसका नाम क्या कर दिया? राजपथ कर दिया। और अब इसे कर दिया है हमने क्या? कर्तव्य पथ। किंग्सवे का नाम बदलकर जनपथ कर दिया गया था। वहीं से विभाजित करने वाली सड़क किंग्सवे का नाम बदलकर जनपथ कर दिया गया था। तो पूछ लें, पहले नाम था किंग्सवे, ठीक है, फिर हो गया राजपथ और अब हो गया है कर्तव्य पथ। और किंग्सवे को जो विभाजित करने वाली सड़क थी उसी को अलग कर दिया गया था, वो जनपथ था। ठीक है, अगला हम देखते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हाल ही में चर्चा में है, कुछ व्यक्तियों को दिया गया है। तो देखते हैं हम, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या ही घोषणा की गई है। 1957 में शुरू हुए थे। यह एशिया का प्रमुख सर्वोच्च सम्मान है। एशिया का नोबेल ही बोल देते हैं इसे। एशिया का प्रमुख और सर्वोच्च सम्मान है। इसका नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया, रेमन डेल फ्यूरो मैग्सेसे। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख भारतीय हैं मदर टेरेसा, अरुण शौरी, महाश्वेता देवी, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, रवीश कुमार, सोनम वांगचुक और अंशु गुप्ता। यानी इन भारतीयों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह एशिया का सर्वप्रमुख और सर्वोच्च सम्मान है। हाल ही में किसे यूके का नया पीएम चुना गया? तो हम ऊपर देख कर आए थे कि हाल ही में यूके का पीएम किसे बनाया गया था? तो वो थी लिज ट्रस। और ऋषि सुनक थे, इनके क्या थे? प्रतिद्वंदी थे। इनके साथ पीएम की दौड़ में क्या थे? शामिल थे, जो कि भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक। लिज ट्रस का संबंध किस पार्टी से, ये आपको बताना है। तो हाल ही में कंजर्वेटिव पार्टी की नेता यानी लिज ट्रस जो है किस पार्टी से रिलेटेड है? कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में नवनिर्मित यूके की जो पीएम है लिज ट्रस किस पार्टी से संबंध रखती हैं? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी? तो कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखती हैं। ठीक है, इनके प्रतिद्वंदी थे भारतीय मूल के ऋषि सुनक। इन्होंने ऋषि सुनक को हराया है। बोरिस जॉनसन का ये क्या करेंगी? स्थान लेंगी। पिछले पीएम में डेविड कैमरून थे। थेरेसा मे। बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में विभिन्न कैबिनेट पदों पर लिज ट्रस ने क्या किया है? काम किया है। डेविड कैमरून, थेरेसा मे और बोरिस जॉनसन के समय। वह थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला पीएम होंगी। थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला पीएम भी होंगी। थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर भी कंजर्वेटिव पार्टी की नेता थी। संयुक्त से तीनों महिला ही क्या थी? कंजर्वेटिव पार्टी की ही नेता है। ओके, अगला प्रश्न हम देखते हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हाल ही में कौन बना है? दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बना है हमारा प्यारा भारत। देखते हैं इसने किसको पछाड़ा है। हाल ही में भारत जो है यूके को पीछे छोड़ते हुए, यूके यानी कि स्कॉटलैंड,
वेल्स, इंग्लैंड प्लस उत्तरी आयरलैंड, 4 पार्ट इसमें शामिल होते हैं। इसको पीछे छोड़ती दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है? हमारा प्यारा महान भारत। विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत है। अमेरिका फर्स्ट, चीन सेकंड, जापान थर्ड, जर्मनी फोर्थ और भारत फिफ्थ। इस वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के इस साल लगभग 7% से अधिक बढ़ने का क्या है? अनुमान है। एक दशक पहले भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 11वें स्थान पर था, जबकि यूके 5वें स्थान पर था और आज हम 5वें स्थान पर है। ये हमारा बिग अचीवमेंट है, ठीक है। यानी जिसने वर्षों तक 200 वर्षों तक हम पर शासन किया, हमें गुलाम बना के रखा, आज हमने उसको पछाड़ कर हमने अपनी 5वीं रैंक हासिल की है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जी समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? 74, 75, 76 या 77 में। तो जी समूह की बैठक रूस के तेल की कीमत पर सीमा तय करने का फैसला लिया गया। हाल ही में जो G7 देशों की बैठक हुई है, उसमें रूस के तेल की कीमत पर सीमा तय करने का क्या किया गया है? फैसला लिया गया है। तो G7 इसलिए क्या रहा है? चर्चा में रहा है। यह जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज है, उनका एक अनौपचारिक इनफॉर्मल फोरम है। 1975 में स्थापना हुई थी। कोई उसका औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है, इसका कोई सचिवालय नहीं है। G7 में आते हैं आपके कनाडा, G7 में आपके आते हैं कौन? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। G7 में कौन कौन से देश आते हैं आपके? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, अमेरिका। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसकी क्या होती है? एनुअल बैठक होती है। यूरोपीय संघ के जो प्रतिनिधि हैं, वो G7 के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की वार्षिक बैठक में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। 2022 तक G7 दुनिया की आबादी का 10%, वैश्विक GDP का 31%, वैश्विक CO2 उत्सर्जन का 21% हिस्से का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि इसमें सभी लगभग ऐसे देश हैं जो कहीं न कहीं अपने संसाधनों का क्या कर चुके हैं? पूर्णतः उपयोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के पहले नाइट स्काई रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई? यानी जो खगोलीय पर्यटन है, यानी कि अंतरिक्ष पर्यटन, जैसे विभिन्न पिंडों की, ग्रहों की, क्षुद्र ग्रहों की, उल्का पिंडों का अध्ययन करते हैं, उसके लिए एक नाइट स्काई रिजर्व बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया देखते हैं हम? कारगिल में, लेह लद्दाख या जम्मू कश्मीर में। देखते हैं, जो हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई रिजर्व बना रहा है, ठीक है। 3 महीने बनकर पूरा हो जाएगा। प्रस्तावित डाई स्काई रिजर्व लद्दाख के हैंडले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में होगा। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हैंडले कहाँ है? तो लद्दाख में है। चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? वो भी लद्दाख में है। इसके लिए लद्दाख प्रशासन, लद्दाख स्वायत्त शासी पर्वतीय बोर्ड, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के साथ त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 3 संस्थान इसमें शामिल हैं। यह जो है ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक है। कौन? लद्दाख। तो कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है हमारा, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? कार्यकारी अध्यक्ष तब नियुक्त होते हैं जब किसी जो अध्यक्ष उनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है और नवनिर्वाचित अध्यक्ष अभी बन नहीं पा रहे, तो बीच के और काम संभालने के लिए इनको क्या है? तदर्थ या कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है। देखते हैं किसको बनाया गया है? NV रमन्ना, उदय उमेश ललित, DY चंद्रचूड़, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ को नालसा नेशनल कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नालसा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा का पूरा जो फॉर्म है वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी गठन जो है विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। समाज के जितने कमजोर वर्ग होते, वंचित वर्ग होते, उनको निःशुल्क कानूनी सुविधाएं दी जाती हैं, फ्री लीगल एड प्रदान की जाती है। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है, जैसे कि अभी जस्टिस यू ललित हैं। बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 39 से समाज के गरीब कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है, जो 39 से कहाँ है? हमारे DPSP में हमको मिलता है, ठीक है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं कि मेरी राय का संबंध किस क्षेत्र से है। मेरी राय का संबंध किस क्षेत्र से है? पत्रकारिता, सोशल वर्कर, लेखिका या पर्यावरण। तो मेरी राय चर्चा में रही है, क्यों, इनको हम देख लेते हैं। हाल ही में मेरी राय जी का क्या हो गया है? निधन हो गया है। वह एक क्या थी? शिक्षाविद थी, महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। वह प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखिका और मैनबुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय की माँ थी। यानी अरुंधति राय की माँ मेरी राय का हो गया निधन। मेरी राय जी एक शिक्षाविद, महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। मेरी राय मामले के लिए उन्हें मेरी राय केस के लिए जाना जाता है। मेरी राय मामले में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद केरल के सीरियाई ईसाई परिवारों की महिलाओं के लिए समान संपत्ति का अधिकार क्या किया गया था? सुनिश्चित किया गया था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मेरी राय केस किससे संबंधित है? तो सीरियन ईसाई परिवार की महिलाओं के लिए संपत्ति में समान अधिकार सुनिश्चित करने से। ओके, अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले कब प्रस्तुत की गई थी? 7, 8, 9, 10। तो क्वाड की अवधारणा हमने आपको बताया अभी किसने दी थी? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड ग्रुपिंग की अधिकार स्तर की बैठक की मेजबानी करेगा जापान के साथ, उसने कर ही ली है। तो देखते हैं क्वाड क्या है। क्वाड का पूरा अगर फॉर्म देखें तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत। ठीक है, इसका उद्देश्य मुक्त, खुले, समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने, उसके समर्थन के लिए इन देशों को साथ लाना। सबसे पहले क्वाड की जो फॉर्मल रूप से अवधारणा 2007 में जापान के पूर्व पीएम शिंजो अबे के द्वारा रखी गई थी, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने का से आगे नहीं बढ़ा। पहले ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि हम भी शामिल होंगे, फिर चीन के दबाव में ये शामिल नहीं हुआ, लेकिन अभी वर्तमान में नवंबर 2017 में ऑस्ट्रेलिया क्या है, शामिल हो गया है। इसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति, विशेषकर चीन के प्रभाव से बचाना। जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसमें चीन की बढ़ती जो शक्ति है उसको काउंटर करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, पीकॉक द्वीप भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पीकॉक द्वीप अरुणाचल, अंडमान निकोबार, असम या उड़ीसा। तो हाल ही में पीकॉक द्वीप क्या है, सुर्खियों में रहा है। असम के गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है ये। इसको उमानंद और भस्माचल के नाम से भी जाना जाता है। पीकॉक द्वीप सुर्खियों में रहा है, असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। इस नदी जो द्वीप है, पीकॉक द्वीप का एक नदी द्वीप है। इसको उमानंद और भस्माचल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उमानंद, भस्माचल वो नदियाँ बहती हैं। उमानंद उमा और आनंद यानी खुशी से मिलकर बना है, वहीं भस्माचल नाम भस्म और चल से मिलकर बना है, नष्ट करना स्थान को। दुनिया का सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है कौन? पीकॉक द्वीप। सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा? पीकॉक द्वीप। सबसे बड़ा है आपका माजुली। ओके, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी कैसी कंपनी है? महारत्न, नवरत्न, मणिरत्न 1 या मणिरत्न 2। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड क्यों चर्चा में? आईएनएस विक्रांत को लेकर। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची में एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के पहले युद्धपोत BY-523 माहे की निचले ढांचे का इसने निर्माण शुरू किया है। 1972 में भारत सरकार की पूर्व स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। भारतीय पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग की अग्रणी कंपनियों में से एक है कोचीन शिपयार्ड। इसे मिनी रत्न वन श्रेणी का दर्जा दिया गया और किस मंत्रालय के अधीन है ये? पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग ने किसे देश का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया? इंदौर, हरिद्वार, प्रयागराज या सूरत। तो नीति आयोग ने उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार को 5 मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। जो आकांक्षी जिला की एक पूरी योजना चलती है जिसमें ऐसे जिले जिनमें विकास की संभावनाएं मौजूद है उनको विकास के अवसर प्रदान कराए जाते हैं। हरिद्वार जिले को केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को क्या किया गया था? आवंटित किया गया था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू हुआ था। इसका एक ही उद्देश्य था कि देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े यानी सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी पहचान करो और उनके होल सेल डेवलपमेंट में क्या करो? सहायता प्रदान करो। आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतों से प्रभावित हैं। जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतों से क्या है? प्रभावित हैं। राज्य इस कार्यक्रम के प्रमुख परिचालक हैं। यानी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के प्रमुख जो
परिचालक कौन होते हैं? वो राज्य होते हैं, प्रमुख ऑपरेटर होते हैं। केंद्र की ओर से नीति आयोग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम 5 विषयों पर केंद्रित है, यानी 5 बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है। उस जिले में स्वास्थ्य पोषण की स्थिति कैसी है, शिक्षा कैसी है, कृषि जल संसाधन के मानक कैसे हैं, वित्तीय समावेशन कौशल विकास कैसा है वहाँ, और बुनियादी आधारभूत ढांचा का विकास किस तरीके से किया गया। इन 5 मानकों के आधार पर आकांक्षी जिला रैंकिंग को जारी किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, बुनियादी आधारभूत ढांचा। अगला प्रश्न है हमारा, अंगोला की सीमा किस देश से नहीं लगती? पहले तो आप ये बताओ कि अंगोला किस महाद्वीप का देश है, फिर बताना कि ये सीमा किससे नहीं लगती है। ठीक है, तो हाल ही में अंगोला में क्या हुआ है, सत्तारूढ़ पार्टी MPLA मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अंगोला ने क्या किया, चुनाव जीता है, और राष्ट्रपति जुआओ लोरेंको को क्या मिला है, दूसरा कार्यकाल मिला है। अंगोला दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है, यानी अफ्रीका महाद्वीप का देश है और यह अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। राजधानी लुआंडा है। अंगोला की सीमा जो है कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जाम्बिया, नामीबिया, अटलांटिक महासागर से लगती हैं। तो अंगोला के उत्तर पश्चिम में हम देखेंगे, मान लीजिए ये अंगोला हो गया आपका, इसके उत्तर पश्चिम में कौन होगा, कांगो गणराज्य होगा। ठीक है, उत्तर उत्तर पूर्व में कौन होगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। दक्षिण पूर्व में जाम्बिया, दक्षिण में नामीबिया, पश्चिम में अटलांटिक महासागर। ठीक है, उत्तर पश्चिम में कांगो गणराज्य, उत्तर पूर्व में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण पूर्व में जाम्बिया, दक्षिण में नामीबिया, पश्चिम में अटलांटिक महासागर। ये है अंगोला की लोकेशन। इसकी सीमा बोत्सवाना से नहीं लगती है। यहाँ ये पूछा गया था कि अंगोला की सीमा किससे नहीं लगती है, तो बोत्सवाना से नहीं लगती है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से लगती है। ये अंगोला हो गया आपका। इसके उत्तर पूर्व में, उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, उत्तर पश्चिम में कांगो गणराज्य है, नामीबिया दक्षिण में है ना, जाम्बिया के यहाँ या दक्षिण पूर्व में। ओके, और यहाँ है आपका अटलांटिक महासागर। अगला हम देखते हैं, नुआखाई पर्व किस राज्य से संबंधित है? नुआखाई पर्व किस राज्य से संबंधित है? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो नुआखाई सुर्खियों में रहा है। यह उड़ीसा का फसल कृषि है से संबंधित त्योहार है। नई फसल के आगमन और धरती माँ के बंधन का पर्व है नुआखाई। नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है खाना। यह उत्सव खास तौर पर पश्चिमी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। आपसे पूछ लेंगे ऑप्शन में कि पश्चिमी उड़ीसा है या पूर्वी उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ किस भाग में मनाया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। खेतों में नई फसल की शुरुआत के रूप में मनाया जाने वाला किसानों का पारंपरिक पर्व है। इस पर्व में क्या करते हैं लोग, नए धान के चावल को पकाकर तरह तरह के पारंपरिक व्यंजनों के साथ यह पर्व लोग मनाते हैं। इस उत्सव पर नुआखाई जोहर के माध्यम से लोगों का क्या किया जाता है, अभिवादन किया जाता है। जोहर एक पारंपरिक नमस्ते है, छोटे बच्चों द्वारा बड़ों को किया जाता है। जोहर क्या है, पारंपरिक नमस्ते जो नुआखाई उत्सव से संबंधित है, पश्चिमी उड़ीसा छत्तीसगढ़ का। ठीक है, पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय पोषण मिशन 16, 17, 18, 19। चलिए बताइए। तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 1 से 30 सितंबर तक पूरे देश में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है सितंबर माह में, है ना। इस वर्ष पोषण माह का उद्देश्य है ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिला, स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। राष्ट्रीय पोषण माह जो है पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए विचार विमर्श का क्या करता है, एक डायलॉग या मंच प्रदान करता है। तो पोषण अभियान जो है यानी राष्ट्रीय पोषण मिशन, इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। मार्च 2018 में शुरू हुआ था झुंझुनू राजस्थान से। एक ही उद्देश्य, जो बच्चे हैं, बालिका हैं, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माता हैं, उनके पोषण संबंधी मानकों में क्या करना, सुधार करना। ओके, स्टंटिंग, पोषण संबंधी जो मानक होते हैं उनमें स्टंटिंग है, अल्पोषण, एनीमिया, छोटे बच्चे, महिलाएं, किशोर किशोरियां, है ना, इनमें सुधार करना। जन्म के समय कम वजन को 2%, 2%, 3%, 2% प्रतिवर्ष कम करना। इसमें ये लक्ष्य था कि हम स्टंटिंग को 2% कम करेंगे हर साल, अल्पोषण को 2% कमी करेंगे,
एनीमिया में 2% कमी करेंगे और जन्म के समय जो वजन की शिकायत होती है बच्चों में कम रहता है उसमें 2% की कमी करेंगे। हर साल एक कमी का क्या रखा गया था, इनमें और इनमें लक्ष्य रखा गया था। 2022 तक 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में स्टंटिंग को 38.4% से कम कर 25% तक कम करना। स्टंटिंग को उन्होंने 0 से 6 वर्ष के बच्चों में 2022 तक का लक्ष्य रखा है कि हम 38.4% कम करेंगे। स्टंटिंग का मतलब होता है उम्र के हिसाब से कम लंबाई होना। स्टंटिंग माने होता है उम्र के हिसाब से लंबाई क्या होना, कम होना। मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन। नोडल एजेंसी कौन है, महिला बाल विकास मंत्रालय। पोषण अभियान के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार ने मिशन पोषण के सेकेंड चरण को समेकित पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में क्या की है, शुरुआत की है, यानी कि सेकेंड चरण भी शुरू किया गया है। भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया। कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? कर्नाटक है, न्यू दिल्ली है, तेलंगाना है, केरल है। तो हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। इसका नाम दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल रखा गया है। यह स्कूल 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के छात्रों के लिए होगा। इसकी खासियत क्या है, यह दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से संबंधित होगा, एफिलिएटेड होगा और छात्रों से कोई शुल्क यानी कोई फीस नहीं ली जाएगी। कक्षाएं स्कूलनेट और गूगल द्वारा निर्मित एक विशेष प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जाएंगी। इसमें जो कक्षाएं हैं वो स्कूलनेट गूगल द्वारा निर्मित एक विशेष प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या होगा, संचालित की जाएंगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने कहा है कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल केंद्र सरकार ने 2021 में खोला था, हालांकि लेकिन अभी दिल्ली में खोला गया है, ऑपरेटेड है, तो ये पहला माना जाएगा। ठीक है। चर्चा में रहा हिनाम मोर शब्द किससे संबंधित, चलिए बताइए अगर आपने सुना हो तो। मोर की प्रजाति है क्या, टाइफून है, क्रूज मिसाइल है, चीन द्वारा छोड़ा गया उपग्रह। तो जो हिनाम मोर है एक टाइफून है। हिनाम मोर क्या है, टाइफून है। यह सुर्खियों में रहा है। अगले कुछ दिनों में इस तूफान के दक्षिण पश्चिमी जापान, पूर्वी चीन और दक्षिण कोरिया के कुछ हिस्सों की ओर बढ़ने की क्या बताई जा रही है, संभावना बताई जा रही है। तो हिनाम मोर क्या है, एक सुपर टाइफून है क्योंकि पश्चिमी प्रशांत महासागर में चलता है, दक्षिण पश्चिम में। टाइफून एक तरह का चक्रवात होता है। चक्रवात की उत्पत्ति के आधार पर इसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति के आधार पर इसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे चीन सागर और प्रशांत महासागर की बात करें तो वहाँ चक्रवातों को टाइफून के नाम से जाना जाता है, जैसे इसे हिनाम मोर को जाना जा रहा है। कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर में पश्चिम भारतीय द्वीपों में हरिकेन कहते हैं। पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण संयुक्त अमेरिका की गिनी भूमि में इसे टोर्नाडो के नाम से जाना जाता है। तो टाइफून, हरिकेन, टोर्नाडो इसके नाम है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्या क्या क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये भी मैंने आपको स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।